कर रहे हैं अपनी पहली क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट, और इसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे। ये हमारी पहली लेक्चर है, तो आप सभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे इसके बारे में। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इतना बेसिक से बताऊँ कि जो एकदम भी नहीं हो ना वो भी सीख जाए इसके बारे में। तो सबसे पहले ना मैं एक वाइट बोर्ड पेज ले लेता हूँ, नीचे वाइट पेज ले लेता हूँ एक, ये मैंने एक वाइट पेज ले लिया। अब मैं शुरू करता हूँ, शेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ना, चेक करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, क्योंकि शेयर्स प्लस मार्केट, शेयर मार्केट। तो हम लोग चेक करेंगे अभी कि ये शेयर्स क्या होते हैं। देखना, ये बहुत लोग को नहीं पता कि शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मान लो कि मैं एक पिज़्ज़ास बनाता हूँ, पिज़्ज़ास, इसके ऊपर थोड़े बहुत टॉपिंग्स दे देता हूँ, और ना अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़े इसको स्लाइस में काट लेता हूँ। थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने स्लाइस है, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें है 6 स्लाइस। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ए के पास 2 स्लाइस है और बी के पास 4 स्लाइस है। तो इस पिज़्ज़ा में ए कितना परसेंट का मालिक है, तो ए कितना परसेंट का मालिक है, तो आप क्या बोलोगे। टोटल पिज़्ज़ा है 6, टोटल स्लाइस है 6, जिसमें से 2 तो इसी के पास है, तो 2/6 इंटू 100 कर दोगे, तो इससे आपको आ जाएगा कितना परसेंट का वो मालिक है। सेम इसके केस में 4/6 इंटू 100 कर दोगे तो मालूम चल जाएगा कि ये कितना परसेंट का मालिक है, ठीक है। अब सेम केस आता है कंपनी के संग। अब एक कंपनी है, एक अच्छी सी कंपनी है, ये उसका एंट्री गेट है और उसके आगे लिखा है कंपनी, ठीक है। और मान लो कि आपकी कंपनी है और इस कंपनी में क्या है ना कि 3 मालिक है, ए बी और सी। सी के पास कंपनी का 10% का राइट्स है, बाकी इनके पास 40% और सी के पास 50% का राइट्स है। तो एक आदमी, ये जो कंपनी है, एक कंपनी, इसके जो ऑनरशिप राइट्स हैं उसको जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो उसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे नीचे दिए हुए केस में एक पिज़्ज़ास के 6 स्लाइस हैं, 6 स्लाइस। तो कंपनी के पास हैं 6 शेयर्स, जिसमें से ए के पास है 2 शेयर्स और बी के पास है 4 शेयर। सेम वैसे कंपनी होती है। अब कंपनी के पास जो होते हैं वो लाखों में शेयर होल्डर्स होते हैं, लाखों में, करोड़ों में होते हैं शेयर्स। इतने छोटे छोटे डिवाइड किया जाता है, क्या होता है कि ताकि एक सब लोग इन्वेस्ट कर पाए, इसलिए उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उससे मालूम चलता है कि कंपनी में कितने शेयर्स हैं और एक शेयर्स की कीमत होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है अभी लिमिटेड, और मेरी कंपनी की जो वैल्यू है वो है, इतनी बड़ी कंपनी है, 1 लाख रुपए की मेरी कंपनी है, और मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी पर शेयर की जो कीमत है वो 1 रुपया रख देता हूँ। तो अब आप बताओ मेरे कंपनी के पास कितने शेयर्स होंगे। सिंपल है, 1 लाख होंगे। और वहीं मैं अब कंपनी की प्राइस 10 कर दूँ तो ये घट कर हो जाएंगे 10,000 शेयर्स हो जाएंगे। तो वैसे ही कंपनी का जो मार्केट कैप है, मतलब कंपनी का मार्केट कैप, एक सेकेंड हाईलाइटर ले लेता हूँ, ये जो कंपनी का मार्केट कैप है ये हमेशा सेम रहेगा।
डिपेंड करता है कि वो उसको किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर उसको 1 रुपये में बांटा गया है तो 1 लाख शेयर्स होंगे, 10 रुपये में बांटा गया है तो 10,000 शेयर होंगे, 100 रुपये में बांटा जाएगा तो 1000 शेयर्स होंगे, वैसे करके। तो आखिर कंपनी इतने छोटे छोटे शेयर्स इशू क्यों करती है? अगर मान लो कि कोई पिज़्ज़ा लिमिटेड बोल के कंपनी है, वो क्या करती है कि सिर्फ 6 शेयर्स इशू करती है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब पिज़्ज़ा लिमिटेड की जो वैल्यूएशन है, कंपनी के जो ओनरशिप मालिकाना हक है, वो है 100 करोड़, बेटर टू से 600 करोड़ रुपए के आसपास है, ठीक है। तो क्या लगता है कि 100 करोड़ रुपए का एक शेयर है तो कौन खरीदेगा? क्या उसको नॉर्मल पब्लिक खरीद और बेच पाएगी डेली बेसिस पे? आंसर है नहीं। तो इसीलिए जो बड़ी कंपनीज होती हैं अपने शेयर्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, और ताकि लोग उसको ट्रेड कर पाएँ। मतलब अगर मैं इसको सम अप करूँ तो कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा जो खरीदने वाले को कंपनी का ओनरशिप राइट दे दे, उसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं। कंपनी का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसको खरीदने से किसी भी आदमी को, किसी भी इन्वेस्टर को उतने परसेंटेज का ओनरशिप राइट मिल जाता है, तो उसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब जो दूसरा अंडरस्टैंडिंग आता है कि शेयर मार्केट क्या होती है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाता हूँ शेयर मार्केट्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मार्केट क्या होती है। इरेज कर लिया, चलो बढ़िया। अब ना मार्केट क्या होती है, एक अच्छा सा मार्केट बना देता हूँ। एक मार्केट है, मार्केट में दो लोग होते हैं, बी फॉर बायर, एस फॉर सेलर। अब मार्केट में क्या होता है ना कि लोग मिलते हैं। अब नॉर्मल आप सब्जी मार्केट की बात करिए तो नॉर्मल क्या होता है, जो सेलर होते हैं, सब्जी जो बेचते हैं, वो मार्केट में आते हैं और अपने सब्जी को यहाँ पे रख देते हैं, आइए खरीदिए। अब बायर्स आते हैं और उस सब्जी को खरीदते हैं। सेम उसी तरह मार्केट है। ये है वो मार्केट। यहाँ पे ना हम लोग जो बायर्स हैं वो जाते हैं इनके पास मार्केट में कि मुझे शेयर्स दे दो। और ये सेलर्स कौन होती हैं? सेलर्स होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, टाटा, इन्फोसिस, एमआरएफ, जो भी मतलब कंपनीज हैं वो यहाँ पे शेयर बेचती हैं। और ये जो मार्केट में जो हमें सब्जी खरीद कर देते हैं, मतलब जो हमें शेयर्स खरीद के देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर बोले तो आज के टाइम में ग्रो, एंजल वन एंड जीरोधा ऑल। अब किस कंपनी के संग डीमेट अकाउंट भी खोलना है, सब कुछ आपको धीरे धीरे मालूम चल जाएगा। पहले कुछ वीडियोस में आपको अच्छे डिटेल से मालूम नहीं चलेंगे कि क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे लेक्चर्स देखते रहोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करते रहोगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि होते क्या है। ठीक है, तो अब मैं अपने टॉपिक्स पर आ जाता हूँ वापस। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि होते क्या है, शेयर्स क्या होती है और शेयर मार्केट क्या होती है। हाँ, तो ये आपको अभी तक मालूम चल गई है कि एक कंपनी होती है, कंपनी अपने जो ओनरशिप होता है उसको बहुत सारे शेयर्स में पार्ट कर देती है, और उसको हम लोग जैसे इन्वेस्टर्स खरीदते हैं ताकि हम लोग उस पर कुछ अर्निंग कर सकें या कुछ डिविडेंड कमा सकें। मेरे को नहीं पता कि आपको डिविडेंड का मतलब पता है कि नहीं, अर्निंग का मतलब पता है कि नहीं। मैं पूरे बेसिक से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने शेयर समझ लिया और शेयर मार्केट समझ लिया। मतलब ये जो शेयर्स हैं ये उसका एक मार्केट है जहाँ पे बेचने वाले और ख़रीदने वाले होते हैं, बेचने वाली कंपनियाँ और ख़रीदने वाले इन्वेस्टर्स। इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट। बेचने वाले में कभी कभी यहाँ पर इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं जो बेचते हैं अपने शेयर्स को। वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे जब मैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बताऊंगा। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, 1-2 मिनट लेगा आपका, लेकिन उसको एक बार जान लेते हैं कि होते क्या है। सबसे पहले ना कि मार्केट आया कैसे, ग्लोबली बात करते हैं पहले। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत है सबसे पहले वो 1602 में स्टार्ट हुआ था, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। हो सकता है कि भैया पूछ ले कि भैया आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, बताओ तो सबसे पहले मार्केट कब आया था, तो बता देना 602 में। ये नॉलेज पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पैसा कमा के नहीं देने वाला है, पर ये ना आपको एक ट्रेंड बताता है कि कैसे मार्केट इवॉल्व हुआ।
अब आप 1780s में जाओगे तो ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज आया, NYSE, जो अभी भी बहुत अच्छे से काम करता है। फिर रेगुलेशंस आया। अब रेगुलेशन यहाँ पे जैसे यूएस के लिए SE आया, हमारे लिए सेबी आया। फिर उसके बाद आया 2000 में डिजिटल रेवोल्यूशन। अब डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट जो ट्रेडिंग होती थी वो होती थी कि ये ब्रोकर का ऑफिस होता था, ये हम होते थे और ये कंपनीज होती थी। तो जो भी जिसके पास भी शेयर चाहिए तो पहले ये इंडिविजुअल्स जाते थे ब्रोकर के पास और बोलते थे कि मुझे रिलायंस के 10 शेयर दे दो। अब ये ब्रोकर था वो रिलायंस के पास जाता था, वहाँ से 10 शेयर लाता था अपने पास, फिर इनको दे देता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, बहुत ज़्यादा स्कैम हो जाते थे लोगों के संग और बहुत ज़्यादा इसमें लूपहोल्स थे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब आ गया डिजिटल रिवोल्यूशन, जिसमें क्या है कि आप नॉर्मली फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप किसी भी डिवाइस, ऑनलाइन डिवाइस के थ्रू शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हो। तो ये 2000 में आ गया था। अब हम लोग बात करेंगे अपने इंडियन मार्केट के बारे में। तो 1985 में हमारे फर्स्ट ब्रोकर द कॉटेज किंग प्रेमचंद्र रॉय चंद्र, ये एक सबसे पहले ब्रोकर आए जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टार्ट की। और उसके ठीक 20 साल बाद 1975 में हमारा एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया जो अभी भी लाइव है। अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज आए थे, लेकिन बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज ठप पड़ गए, नॉन ऑपरेटिव है अभी भी। फिर उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया 1992 में, जो कि इंडिया का करेंटली अभी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। फिर 1992 में सेबी को अपॉइंट किया गया। अब ये सेबी कौन होती है? तो अब सोचो, बैंक को रेगुलेट कौन करता है? अरे मतलब ये क्या है, बैंक आपके संग में कल के दिन में कुछ भी गलत करते हैं तो आप किसके पास जाओगे? सबसे पहले आप बैंक के पास जाओगे। अगर बैंक नहीं सुलझा तो आपके पास क्या जाओगे? फिर आपका पैसा गया? नहीं, फिर आप RBI के पास जा सकते हो। सेम इस केस में हमारे पास जो है वो है SBI। अगर आपके संग स्टॉक मार्केट में लेके कुछ भी गलत होता है, चाहे वो आपको संग स्कैम हो, चाहे आपका कोई पैसा गलत ब्रोकर गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर से आपने ऑर्डर लगा, आपको ऑर्डर टाइम पे नहीं मिला, या फिर से कोई लोग हैं जो आपके पैसे को इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, या ब्रोकर आपके पैसे को सही यूटिलाइज नहीं कर रहा है, या फिर से कुछ भी और भी केस जो भी आपको लगे कि वो सही नहीं है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास जो है वो सेबी, और ये जो रूल है सेबी 1992 का, उसमें सब कुछ डिटेल में बात की कि कौन सी कंपनी IPO ला सकती है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब इन डेप्थ उसमें सब कुछ के बारे में नॉलेज है। उसके बाद देखो तो 2000 आ गया, रैपिड मॉडरेशन हो गया, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आ गई, ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, डेरिवेटिव मार्केट इंट्रोड्यूस हो गई। डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिटेल पार्टिसिपेशन आ गया, मतलब अभी 2020 में तो 2018-19 जो कोविड का पीरियड था उसके बाद तो बूम पर आ गया ये चीज़। ये यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतने सारे फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आ गए, लोगों को एक्साइटेड कर दिया शॉर्ट टर्म में रिटर्न कमाने के लिए। तो उसके बाद ये उनका डेरिवेटिव मार्केट और ये हो गया। फिर उसके बाद डीमेट अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब अगर आप अपने जो भी दोस्त हैं जो रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, उससे आप पूछ लो कि भैया डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, वो लोग शॉक हो जाएंगे, बोलते हैं कि ऐसा होता भी है। तो ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो सब कुछ बारे में हम लोग अभी बात कर लिए। अब ना ये हिस्ट्री था इसका, जो कि आपको पैसा कमा के नहीं देगा। अब हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट का इंडियन इकोनॉमिक पे क्या यूज है। हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जो बहुत सारी जो कंपनी है वो अपनी IPOs लाती हैं, उनके पास कैपिटल आता है। हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पहले अगर ऑफलाइन होता था तो एक शेयर खरीदने में 10 दिन लग जाते थे, तो उस सब कुछ बहुत जल्दी, अगर आप 1 मिनट में ऑर्डर लगाते हो तो आपको 1 लाख शेयर 2 लाख शेयर इजीली मिल जाते हैं। मार्केट का क्या रोल है? कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और प्राइस डिस्कवरी। हाँ, अब थोड़ा अच्छा पॉइंट आया। तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।